Doing chapter 2, what is cause, and that we are doing notion of cause in Western philosophy. In the initial period of Western philosophy, the contemplation about reality came to be known as cosmology. यानी कि जो रियलिटी था ना, रियलिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको पुराने टाइम पे लोग ये कॉस्मोलॉजी बुलाते थे. कॉस्मोलॉजी यानी कि कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स. ओके, यूनिवर्स के रियलिटी के बारे में लोग यूनिवर्स के रियलिटी को कॉस्मोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट में पढ़ते थे. ओके, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मोनिज्म वॉज हाउ डिड एवरीथिंग ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल फंडामेंटल प्रिंसिपल. मोनिज्म थियोरी क्या है? लोग सिर्फ एक रियलिटी में बिलीव करते हैं. तो लोग की एक रियलिटी में बिलीव करने से कारण लोग ये पूछते हैं कि सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये सब एक चीज़ से कैसे आया? ओके, वो है मोनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो उन लोग बोलते हैं द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, द चेंजेस दैट ऑकर इन देम एंड द मोशन रिक्वायर्ड फॉर दीज चेंजेस वर द 3 इश्यूज एड्रेस्ड इन दिस पीरियड. ये लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे. द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, वो बेसिक एलिमेंट्स अल्टीमेट रियलिटी है, वो बोलते थे. फिर द चेंजेस जो ऑकर होते हैं ये 5 एलिमेंट में, और मोशन रिक्वायर्ड फॉर दीज चेंजेस, यानी कि जो मूवमेंट करते हैं हम लोग, ये चेंज के लिए जो मूवमेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक होने के लिए अर्थ मूव होते हैं, तो भी जो नेचर में होते हैं हर चीज़ में एक मूवमेंट होते हैं. ओके, सो द चेंज, ये 3 चीज़ें डिस्कस किया गया था इस फिलॉसफी कॉजेशन पीरियड में. ओके, द प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी आफ्टर पैरमेंडिस एंड हेराक्लिटस reflected over the question whether these basic elements of the universe receive motion from some external source. तो जो प्री सोक्रेटिक्स पीरियड यानी कि जो पैरामेंडिस आते थे ना, पैरामेंडिस और हेराक्लिटस के बाद उन लोग ये सोचने लगे कि जो मोशन होते हैं वो क्या एक एक्सटर्नल फोर्स से होते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी वो मोशन कंडक्ट करने का एक ये प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं. Okay, as we have noted earlier, the atoms of the 4 basic elements get motion from 2 forces. जो एटम्स है 4 बेसिक एलिमेंट्स का, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ये कैसे मूव होते हैं? 2 फोर्सेस है, अट्रैक्शन और रिपल्शन. ये 2 रीज़न है कि ये जो 4 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, तब मूव होते हैं जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होते हैं. वाटर का भी मूव होते हैं जब भी हाई टाइड होते हैं, तो तभी वेव्स होते रहते हैं ना, तो वो एक रिपल्शन है, वो ये सैंड और अर्थ से अलग अलग. फिर ऐसे हर चीज़ जो अर्थ में या फिर वाटर में या फायर और एयर में होते हैं, वो सब 2 रीज़न की वजह से, अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, और रिपल्शन यानी कि सेपरेट होना. ओके, Empedocles argued that atoms are continuously composed and decomposed due to this motion. Empedocles बोलते हैं कि एटम्स जो है हर चीज़ एटम से बना है, ऐसे बोलते हैं. तो इसीलिए जो एटम्स हैं वो बार बार कंपोज होते हैं, फिर डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोज यानी कि बरी होते हैं, यानी कि पहले फॉर्म होते हैं उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय होते हैं. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. डेमोक्रेटिस, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिस, एटम्स आर इनहेरेंटली डायनामिक, यानी कि एटम्स के अंदर एक क्वालिटी है, वो लोग चेंज होते हैं. सेकेंड है वाइल मूविंग इन एन एम्प्टी स्पेस दे गेट बाउंड टुगेदर ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप एंड अगेन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द मोशन. डेमोक्रेटिस बोलते हैं कि जो एम्प्टी स्पेस, एटम्स जो भी एम्प्टी स्पेस में हैं उधर मूव होते हैं. उसके बाद एटम्स साथ में कैसे आते हैं? क्योंकि उन लोग का डिफरेंट शेप और साइज है, तो अपने आप जैसे पजल हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, वैसे एटम्स भी अपने आप एक दूसरे को जोड़ देते हैं. उसके बाद जब भी उन लोग मूव होते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं. जैसे कि हम लोग जब भी स्कूल में थे, हम लोग एक लाइन में जाते थे लाइब्रेरी में सब, तो हम लोग पहले सबका चलने का स्पीड अलग होते हैं. ओके,
यानी कि सब लोग अलग अलग स्पीड में मूव होते हैं। तो जब ये अलग अलग स्पीड में होते हैं, ये लाइन कभी कभी टूट जाते हैं, कभी कोई इंसान आगे चले जाते, कभी पीछे रह जाते हैं। ओके, तो एटम्स भी वैसे हैं, जब भी लोग एक जगह खड़े, उन लोग लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन जब भी उन लोगों को मूव करना रहता है तभी उन लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। ओके, एटमिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस ऑफ integration and disintegration continues in the purposeless and mechanical manner. एटमिस्ट वो लोग हैं जो एटम्स है हर चीज़ का ओरिजिन वैसे बिलीव करते हैं। तो उन लोगों के हिसाब से जो इंटीग्रेशन यानी कि जो कंबाइन होते हैं और डिसइंटीग्रेशन यानी कि जब ये लोग डिवाइड होते हैं, एटम्स ऐसे होते हैं ना, उसका कोई पर्पस नहीं है, यानी कि कोई कॉज नहीं है उसका, क्यों एटम्स ऐसे जुड़ते हैं और फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। और वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि अगर उन लोग ने जुड़ा है तो उन लोगों को डिस्ट्रॉय होना है। जैसे हम लोग का एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि हम लोग पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद जीते हैं, जॉब लेते हैं, जैसे सब, उसके बाद हम लोग मर जाते हैं। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। वैसे ही एटम्स को भी है, पहले लोग क्रिएट करते हैं अपने आप को, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रिएट करते डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो एटमिस्ट वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि लाइफ का कोई रीज़न नहीं होता है, बस ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि हम लोग को जीना है फिर मरना है, उसका कोई और पर्पस या फिर रीज़न नहीं है। इन द लेटर पीरियड फिलोसोफर्स वर इंक्लाइंड टू बिलीव दैट द प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ नॉट मैकेनिकल। उसके बाद जब भी आगे का फिलोसोफर्स ये कॉजेशन के बारे में पढ़ने लगे, लोग ने बोला कि जो प्रोसेस ऑफ चेंज है वो मैकेनिकल नहीं है, जो चेंजेस होते हैं वर्ल्ड में वो मैकेनिकल नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि समर में भी बारिश गिरते हैं, तो ऐसे क्यों होते, क्यों रेनी सीजन नहीं है फिर भी समर में बारिश क्यों गिरते हैं ऐसे। तो लोग बोलते हैं जो चेंजेस होते हैं वर्ल्ड में, हर चीज़ मैकेनिकल नहीं, यानी कि हर चीज़ एक ऑर्डर में नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थियोरी ऑफ टू वर्ल्ड्स नथिंग चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के हिसाब से दो वर्ल्ड है, यानी कि हम लोग जो वर्ल्ड में जी रहे हैं वो कॉपी है एक अलग वर्ल्ड का। तो बोलते जब भी हम लोग ये वर्ल्ड जी रहे हैं तो इसमें ये सिर्फ एक कॉपी है। तो प्लेटो बिलीव नहीं करते चेंज में। प्लेटो सेज दैट चेंज डजंट ऑकर। प्लेटो के हिसाब से हर चीज़ परमानेंट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। तो प्लेटो को ये इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कॉज क्या है, चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो चेंज में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो प्लेटो के हिसाब से दो दुनिया है, तो ये जो दुनिया में हो रहा है अगर वो रियल ही नहीं है तो फिर मैं उसकी चेंज के बारे में क्यों सोचूं। ओके, वैसे प्लेटो सोचता है। तो उसके हिसाब से दो दुनिया है। सो द प्रॉब्लम ऑफ चेंज वॉज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस टू प्लेटो, हु बिलीव दैट द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज द हाइस्ट रियलिटी। In fact, the main reason for not believing that the particulars of real was that they change and perish. हम लोग का दुनिया क्यों अनरियल है बोला प्लेटो ने, क्योंकि हम लोग हर चीज़ चेंज होते हैं और हम लोग का हर चीज़ डिस्ट्रॉय होती है। यानी कि एक इंसान जन्म लेते हैं, उसके बाद वो लोग मर जाते हैं। तो अगर मैं वर्ल्ड परमानेंट नहीं है तो फिर ये वर्ल्ड रियल नहीं है। ओके, उस प्लेटो के हिसाब से। He was of the opinion that every particular यानी कि हर substance makes effort to reach this ideal यानी कि perfection. The main motivation behind the change is the desire to reach the ideal. तो changes क्यों होते हैं वर्ल्ड में प्लेटो के हिसाब से, क्योंकि हर substance including man and the objects in the world. Okay, so प्लेटो के हिसाब से चेंज क्यों होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा परफेक्शन के लिए हम लोग स्ट्राइव करते हैं कि अगर मैंने इस साल 75% लेके आया, अभी मेरे को पूरा 100 on 100 चाहिए, वो मैं परफेक्शन, मेरे को पूरा परफेक्ट 100 स्कोर चाहिए, तो मैं उसके लिए अपने आप पढ़ाई का तरीका चेंज करूँगा। लाइक मेरा शायद इवन कॉलेज चेंज करे या फिर कोर्स चेंज करे। ऐसे हम लोग चेंज क्यों करते हैं हर चीज़, ताकि कुछ परफेक्शन आ जाए, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग का वर्ल्ड रियल क्यों नहीं है बोल रहे, क्योंकि प्लेटो बोलते हैं कि ये वर्ल्ड में हर चीज़ जो होते हैं ना अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसलिए ये वर्ल्ड रियल नहीं है। और जो दूसरा वर्ल्ड है वो परफेक्ट वर्ल्ड है। ओके, और उसमें चेंजेस होते हैं लेकिन उधर चेंजेस नहीं होते हैं, वैसे बोलते प्लेटो।
Since he did not consider the world of particulars to be ultimately real, he did not seem to have felt the need of thinking deeply about the changes that occur in the world. क्योंकि प्लेटो सोचते कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, उसने ये वर्ल्ड का जो चेंजेस होते उसके बारे में भी नहीं सोचा, वो अपने दो दुनिया में जी रहे प्लेटो. ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग नोशन ऑफ कॉज में वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग सिर्फ एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं. तो एरिस्टोटल हैड टू कंसिडर द फिनोमिनन ऑफ चेंज because he believed that the world of experience is the only world that exists. एरिस्टोटल प्लेटो का ऑपोजिट बोलता था ना. एरिस्टोटल ने क्या बोला कि जो हम लोग वर्ल्ड देखते हैं ना, बस वही वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा वर्ल्ड नहीं है. वो टू वर्ल्ड का थियोरी में बिलीव नहीं करते, तो इसीलिए उसको अभी चेंज के बारे में सोचना होगा. प्लेटो ने बिलीव किया कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, इसलिए उसको नहीं सोचना होगा. जब भी जो कोई बिलीव करते हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है उसको. ओके, तो एरिस्टोटल had to Aristotle had to consider change because he believed that the world of experience is the only world that exists. Aristotle accepts the teleological perspective according to which the changes that occur in the nature has some purpose and end. टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है एक. गॉड को जब भी हम लोग पढ़ते, गॉड चैप्टर हम लोग ने किया नहीं अभी तक, हम लोग के पोर्शन में था. गॉड के चैप्टर में एक टेलीलॉजिकल थियोरी था कि जो भी चीज़, हर चीज़ का एक पर्पस होता है और एक एंड होता है, यानी कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है और हर चीज़ एक दिन एंड में आएगा, यानी कि एक दिन ख़त्म होगा. ओके, सो चेंज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. हर चीज़ जो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज़ में चेंज ऑकर होते हैं. ही न्यू द मोशन वॉज रिक्वायर्ड फॉर चेंज. एरिस्टोटल को पता था कि हर चीज़ अगर चेंज करना है तो कुछ चीज़ें मूव करना रहता है. ट्री को हम लोग वैसे के वैसे रखें और हम लोग ट्री के सामने रुक के बोल रहे ओके मेरे को ये ट्री, तू अभी बैट बन जा, बॉल बन जा, नहीं बैट बन जा, चेयर बन जा और टेबल बन जा. ऐसे नहीं होता है ना, हम लोग को ट्री कट करना पड़ता है, यानी कि हम लोग को ट्री वो जगह से मूव करके एक शॉप में लेके जाना पड़ता है, फिर उसको शेप करना पड़ता है वैसे. तो मोशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेंज. That is why in his metaphysics the consideration of change and the motion is important. इसके एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स में चेंज और मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट. When an object undergoes change, its state before the change is different from the one after the change. जब भी एक ऑब्जेक्ट चेंज अंडरगो करते हैं, यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट चेंज होता है, उसका चेंज होने से पहले का रूप और चेंज होने के बाद का रूप अलग रहता है. ओके, Aristotle classifies change into 4 types on the basis of these difference. एरिस्टोटल बोलते कि 4 टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर होते हैं एक सब्सटेंस में. वो है क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि वो सब्सटेंस का क्वालिटी चेंज होता है. फिर उसका क्वांटिटी चेंज होता है, यानी कि उसका नंबर इंक्रीज होता है. फिर स्पेशियल, यानी कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या फिर कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट जब भी चेंज होते हैं. और सब्सटेंशियल, यानी कि अगर बड़ा होते हैं या फिर छोटा होते हैं ऐसे. तो ये टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर होते हैं हर सब्सटेंस में जब भी वो चेंज होते हैं. व्हेन अ मैंगो राइपन्स, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन टू ऑरेंज येलो, इट्स सार टेस्ट डिक्रीजेस टू स्वीटनेस increases and also becomes soft. All these are qualitative changes. एक मैंगो जब रहते हैं, जब वो राइप होते हैं, यानी कि जब भी वो खाने लायक होते हैं, तो वो मैंगो तभी उसका कलर चेंज होता है. पहले ग्रीन रहता है, फिर वो ऑरेंज येलो वो टाइप पे आते हैं. फिर पहले वो बिटर रहते हैं, यानी कि रॉ मैंगो रहते हैं, वो खाने लायक नहीं है, तो वो बिटर रहते हैं. उसके बाद वो स्वीट बनते हैं. तो ये सब क्वालिटी चेंज होते हैं एक मैंगो है तो. उसके बाद जब भी स्मॉल रॉ मैंगो चेंजेस इनटू अ लार्जर मैंगो, उसका साइज़ चेंज होता है ना मैंगो का. जब भी वो रॉ रहते हैं, यानी कि जब वो खाने लायक नहीं रहते तब वो छोटा रहते हैं. फिर जब भी वो राइप होते तब वो बड़ा हो जाते हैं. वो उसका क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि क्वांटिटी उसका चेंज होते हैं. ओके, या फिर जो ये बरगद का पेड़ रहता है, उसमें हम लोग वो ये एरियल लीव्स, यानी कि हवाई जड़ें देखते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं उसमें. उसका पहले एक हवाई जड़ा होता है, फिर उसके बाद उसे कंटिन्यूसली वो ग्रो होते रहते हैं, यानी कि उसका क्वांटिटी बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ
aerial roots increases. This is also quantity change होते हैं. The mango which is on the trees fall on the ground, then goes into a box and finally to someone's house. तो ये जो मैंगो रहते हैं वो ज़मीन में गिरते हैं, फिर वहाँ से निकाल के फिर बॉक्स में पैक करते हैं और 2 लोगों के घर पे भेजे जाते हैं. दिस इज़ द चेंज दैट ऑकर्स इन द प्लेस ऑफ मैंगो. मैंगो के इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं. अ मैंगो इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर्स एंड गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर बीइंग ईटन. दीज चेंजेस आर सब्सटेंशियल चेंजेस. सब्सटेंशियल चेंजेस क्या होते हैं? उसका इनिशियल स्टेज और उसका एंड स्टेज. मैंगो का इनिशियल स्टेज क्या रहता है? वो फ्लावर है. एक फ्लावर के फॉर्म में आते हैं ना मैंगो, पहले जब ये वो पेड़ में रहते हैं फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद वो फ्रूट बनते हैं. तो ये फ्लावर है उसका फर्स्ट स्टेज है मैंगो का. उसके बाद उसका एंड स्टेज क्या है? हम लोग उसे खा लेते हैं और फिर सिर्फ उसका सीड बचा रहता है. तो उसका लास्ट स्टेज यानी कि डिस्ट्रक्शन उसका लास्ट स्टेज है. फ्लावर उसका क्रिएशन हुआ, डिस्ट्रक्शन उसका लास्ट स्टेज हुआ. तो ये मैंगो के इसमें ये सब्सटेंशियल चेंज हुआ. क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो फर्स्ट और लास्ट स्टेज है एक सब्सटेंस का, उसको सब्सटेंशियल चेंज बोलते हैं. फर्स्ट स्टेज में क्या तो अच्छे से एक फ्लावर था, लास्ट स्टेज में क्या है? सब खा लिया सब कुछ मैंगो का वो सब, फिर उसका सिर्फ सीड बचा रहा. ओके, तो वो सब्सटेंशियल चेंज हुआ. द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ चेंज ऑकर इन द सब्सटेंस, बट द लास्ट चेंज इज़ ऑफ द नेचर ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंस. जो फर्स्ट 3 हैं यानी कि जब वो क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव और ये स्पेशल चेंज जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो स्पेशल तीनों चेंज सब्सटेंस के अंदर यानी कि वो सब मैंगो के अंदर ऑकर हुआ है. लेकिन ये जो फ्लावर है और वो सीड है वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट में, यानी कि उसका इनिशियल स्टेज यानी कि उसका स्टार्टिंग स्टेज और फाइनल स्टेज, वो फ्लावर में एक ऑकर हुआ तो और एक हो रहा है मैंगो में. तो वो 2 अलग है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन अलग रहते हैं. वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट में यानी इनके 2 अलग अलग सब्सटेंस में ऑकर होते हैं. सब्सटेंस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट और कैटेगरी ऑफ एवरीथिंग. हर चीज़ का जो फंडामेंटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? वो होता है सब्सटेंस. Whatever may be the type of change, it necessarily occurs due to some reason or other. In the Greek language, यानी कि जो भी चेंजेस ऑकर होते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न रहता है. तो एरिस्टोटेलियन थियोरी में ये टर्म कॉज को वो बहुत ज़्यादा वाइड सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ब्रॉड तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग में डिपेंडेंट नहीं है ये कॉज का थियोरी. ये बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं. वॉट एवर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर रिफर्ड टू एज कॉजेस. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो जो रीज़न से एग्जिस्ट करता है वो सब उसका कॉज रहते हैं. यानी कि मैंगो एग्जिस्ट करने का रीज़न उसका फ्लावर हो सकते हैं, या फिर जब हम लोग उसे पानी डालते हैं वो हो सकता है, या फिर उसका बहुत एनवायरनमेंट अच्छा होगा वो मैंगो ग्रो होने का. ये सब रीज़न है मैंगो ऐसे चेंज हो यानी कि मैंगो एग्जिस्ट करने का हर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. कि हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं कि भगवान ने हम लोग को क्रिएट किया, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग के लाइफ में पर्पस होगा इसीलिए हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर ये दुनिया को संभालने कोई चाहिए इसीलिए हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एक चीज़ का एग्जिस्टेंस के लिए. वो सबको हम लोग कॉज ही बुलाते हैं. हियर द टर्म रिस्पॉन्सिबल इज़ नॉट यूज्ड इन मॉरल और लीगल सेंस. इधर जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज़ किया है ना, इसका मतलब ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वाला नहीं, जो कॉलेज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाला नहीं. ये एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो रीज़न रहते हैं एक चीज़ का एग्जिस्टेंस के लिए. द एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट आर द वंस विदाउट विच द ऑब्जेक्ट और इवेंट कैनॉट एग्जिस्ट. जो भी चीज़ें जैसे मैंने बताई कि हम लोग का वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं उसका जो रीज़न होते हैं, हर रीज़न, चाहे ये मोबाइल एग्जिस्ट करने का रीज़न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, या फिर जब ये मैन को कुछ ऐसे चीज़ें नीडेड है वो यूज़ करते हैं सिर्फ कॉल करने के लिए. हर एक चीज़ें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रीजंस रहते हैं वो एग्जिस्ट होने का. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बुक इन अ लाइब्रेरी इज़ फाउंड ऑन, तो एक बुक है जो लाइब्रेरी में था
और किसी ने उसे फाड़ के उधर रख दिया है, तो कॉलेज का, अगर अपना कॉलेज है तो अथॉरिटीज़ क्या करेंगे कि ढूंढने CCTV कैमरा चेक करेंगे कि कौन कौन है, किसने किया। हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं ना कि रीज़न क्या है, किसने किया, वो रीज़न क्यों वो इंसान ने वो बुक फाड़ा, या फिर गलती से हुआ कि लोगों ने पर्पसफुली किया, यानी कि खुद ही लाइक पता हो के किया कि मेरे को फाड़ना है ऐसे बोल के किया, या फिर गलती से हो गया। ये सब चीज़ें वो कॉलेज अथॉरिटी देखेगा ना कि ऐसे किस रीज़न की वजह से ये बुक फटा है। फिर इट इज़ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, देयर इज़ अ सेंस विच इज़ द वर्ड रिस्पॉन्सिबल इज़ जनरली यूज, बट बेसिकली इन ऑर्डर टू बी टोन अ बुक मस्ट फर्स्ट एग्जिस्ट। तो एक बुक अगर फटना है तो उसका पहले क्या चाहिए, एक बुक होना चाहिए। ओके, तो एक बुक क्यों बना, एक रीज़न रहता है, कोई एक बुक लिखते हैं उसका एक रीज़न रहता है। ओके, और उसका एक शेप और साइज़ रहते हैं वो बुक या फिर उसके पेजेस का, और बुक पेजेस का एक क्वालिटी रहते हैं या फिर क्वांटिटी रहते हैं। तो ये सब रीज़न है एक बुक एग्जिस्ट होने का, और जब भी ये बुक एग्जिस्ट होने का सब रीज़न अप्लाई होते हैं, वो बुक क्यों फटा वो रीज़न में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करने का मल्टीपल रीज़न होते हैं। ओके, तो एरिस्टोटल के हिसाब से द फोरफोल्ड थियोरी ऑफ कॉजेशन क्लासिफाइज कॉज इनटू 4 टाइप्स। एरिस्टोटल जो कॉज है उसको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। बोलते हैं कि फर्स्ट मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज यानी कि द सब्सटेंस इन विच द चेंज ऑकर्स and the object is created is a material cause. For example, stone is the material cause of a sculpture. Sculpture यानी कि मूर्ति होते हैं। ओके, तो मूर्ति का मटेरियल कॉज क्या हुआ, स्टोन से मूर्ति बनाते हैं, तो इसीलिए मूर्ति का मटेरियल कॉज हुआ स्टोन। फिर फॉर्मल कॉज, द आइडिया और इमेज इन द माइंड विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. The idea of the image is the formal cause. For example, the idea in the mind of a sculpture. यानी कि सेकंड है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज में क्या है, जो मूर्तिकार के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो आइडिया रहते हैं कि मेरे को एक ऐसे शेप में बनाना है एक मूर्ति, वो आइडिया फॉर्मल कॉज रहते हैं। ओके, थर्ड वाला है एफिशिएंट कॉज। Efficient cause, the force or the individual which gives a specific shape to the material cause is an efficient cause. जो फोर्स वो स्कल्पचर बनाते हैं, यानी कि जो मूर्तिकार है वो अपना एफिशिएंट कॉज हुआ। और फाइनल कॉज, द पर्पस विथ विच द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज द फाइनल कॉज। क्यों मूर्तिकार ने एक ऐसा मूर्ति बनाया। ओके, तो एरिस्टोटल के हिसाब से 4 थियोरीज हैं। फर्स्ट है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज यानी कि जो स्टोन है वो मटेरियल कॉज हुआ वो मूर्ति बनने का। सेकंड है फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज जो आइडिया है वो मूर्तिकार के दिमाग के अंदर, वो हुआ फॉर्मल कॉज कि ये ऐसे शेप का मूर्ति बनाना है, वो फॉर्मल कॉज हुआ। एफिशिएंट कॉज, वो जो मूर्तिकार है वो अपना एफिशिएंट कॉज हुआ। और फाइनल कॉज, क्यों वो मूर्तिकार ने ऐसे जो रीज़न है क्यों मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाया, वो हुआ फाइनल कॉज। एरिस्टोटल explanation is easily applicable to man-made objects, but while explaining natural objects and the changes that occur in them, a few other concepts need to be considered. यानी कि जब ये एरिस्टोटल का ये जो थियोरी है ना, फोरफोल्ड थियोरी, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो भी टेबल चेयर वो सब बनाते हैं वो सब में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग क्या करें, क्योंकि उसका तो कोई मूर्तिकार नहीं है ना। सो एरिस्टोटल बिलीव्स दैट ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम प्लांट्स टू ह्यूमन बींग्स हैव सोल। लोग बोलते हैं कि एरिस्टोटल बोलते हैं कि हर चीज़ जो भी लिविंग है, प्लांट एक लिविंग बींग है साइंस के हिसाब से, तो उसके अंदर भी एक सोल रहते हैं, यानी कि एक आत्मा रहता है। दिस स्पिरिट और साइक, ग्रीक में इसको साइक बोलते हैं। ओके, इन ग्रीक लैंग्वेज इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मोशन। क्यों ये ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सोल है। हम लोग क्यों मूव होते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक सोल है। ट्रीज़ मूव, उसका रूट्स मूव होते हैं ना ट्रीज़ का,
तो वो क्यों है, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर एक सोल है. ओके. लिविंग बीइंग कैन मूव बाय देमसेल्फ सिंस दिस प्रिंसिपल इज़ इनहेरेंट इन देयर नेचर. हम लोग अपने आप खुद ही मूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर मोशन बोल के जो प्रिंसिपल है हम लोग के अंदर ऑलरेडी है. Inanimate object cannot move without external force. For movement, they need external energy. Living things do not require such energy. जो टेबल चेयर वो सब मूव होने हैं, अगर टेबल अपने आप मूव होने लगा तो पक्का यकीन रखना है कि उधर एक दिन वो घर पे भूत है बोल के स्टोरी आएगा नेक्स्ट दिन. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करते, हम लोग खुद उसको मूव करना पड़ते हैं. लेकिन जो हम लोग लिविंग बीइंग यानी कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए एक इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग मूव करने के लिए. लेकिन हम लोग लिविंग थिंग्स अपने आप ही मूव करते हैं. कोई इंसान रोड पे चल रहे तो ऐसे नहीं बोलते ना हम लोग कि वो भूत है उसके अंदर. लेकिन जब भी हम लोग कोई चेयर और टेबल कुछ अपने आप मूव होने लगा तो हम लोग का फर्स्ट थिंग क्या आते हैं माइंड में कि कुछ तो गड़बड़ है. ओके. तो जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मूव होने का. लिविंग थिंग के अंदर ऑलरेडी वो क्वालिटी है, खुद ही मूव कर सकते हो. ओके. देयर इज़ एन ऑपरेटिव फोर्स इन दियर बॉडी ड्यू टू विच ग्रोथ इन दियर बॉडी टेक्स प्लेस. हम लोग के अंदर एक ऑपरेटिव सिस्टम है जिसके हिसाब से हम लोग का हाइट ग्रो होते हैं. हाइट कभी कम हुआ हुआ सुना है? सो द पैटर्न इज देयर इन द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी. Under conductive conditions, it is because of this force that the seed germinates. The germ transforms into sapling. A sapling transforms into a tree. The tree grows flowers and fruits, and again seeds are reproduced. जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी के अंदर है, हम लोग के अंदर ऑलरेडी मूवमेंट है, हम लोग बोल सकते हैं. प्लांट्स के अंदर कैसे है, जो सीड्स रहते हैं ना, जब हम लोग उसे प्लांट करते हैं उसके अंदर एक जर्मिसाइड होते हैं, यानी कि एक जर्म होते हैं जो उसको ट्री को हेल्प करते ग्रो होने. वो जर्म बड़ा हो के वो पहले सैपलिंग बनते हैं, यानी कि छोटा सा प्लांट बनते हैं, फिर बड़ा बड़ा ट्री बन जाते हैं, फिर वो फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद दोबारा वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके. These types of changes occurring in living beings are caused by the internal force. यानी कि ये जो चीज़ें होते हैं लिविंग बींग्स में, ये इंटरनल फोर्स यानी कि हम लोग अंदर एक फोर्स है जो हम लोग को मूव करते हैं, यानी कि या फिर हम लोग को चेंज करते हैं. एरिस्टोटल यूजेस द ग्रीक वर्ड एंटेलिकी फॉर दिस चेंज. एंटेलिकी यानी कि सोल होते हैं. ओके. एंटेलिकी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होते हैं सोल आत्मा, और या फिर एक रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, यानी कि खुद का एक पोटेंशियल रियलाइज़ करना कि मेरे को पता है मैं ये कर सकती हूँ. ओके. जैसे ह्यूमंस भी को पता है कि वो चल सकते हैं, प्लांट्स को पता है कि वो ग्रो हो सकते हैं. ओके. वो ग्रीक वर्ड में उसका है एंटेलिकी, ऐसे बोलते हैं. वेदर अ बीइंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, इट कैनॉट चेंज विदाउट मोशन. Non-living things are moved by some external object. If this object is also inanimate, then there has to be a third object which moves it. That is how the inquiry that respect to the source of motion takes us more and more backwards in the process. अगर एक non-living thing है उसको मूव करने की एक living thing चाहिए ना, लेकिन अगर एक non-living thing को एक non-living thing मूव कर रहे हैं और उस नॉन लिविंग थिंग को एक दूसरा नॉन लिविंग थिंग मूव कर रहे हैं, ऐसे हम लोग पीछे पीछे जाए ना तो हम लोग को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो ऑब्जेक्ट खुद मूव नहीं होते हैं लेकिन बाकी सब चीज़ों को मूव करते हैं. ओके. लॉजिकली दिस इज़ कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट रेग्रेस. जो हम लोग ये बैकवर्ड तरीके में जा रहे हैं ना कि एक नॉन लिविंग थिंग को दूसरा नॉन लिविंग थिंग मूव कर रहे हैं, फिर उसको दूसरा नॉन लिविंग थिंग मूव कर रहे हैं, ऐसे पीछे पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, इसको हम लोग इनफाइनाइट रेग्रेस बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसके एंड तक पहुंच सकते हैं. ओके. इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनफाइनाइट रेग्रेस, एरिस्टोटल प्रोपोजेस द आइडिया ऑफ इनफाइनाइट रेग्रेस, यानी कि हमेशा इन्फिनिटी यानी कि अर्थ जैसे हम लोग को ये गैलेक्सी में कितने सारे, सिर्फ अपनी मिल्की वे एक ही गैलेक्सी है कि बहुत सारे गैलेक्सीज़ है हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट गैलेक्सीज़ या फिर इनफाइनाइट प्लैनेट्स होते हैं.
यानी कि बहुत सारे जो काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग। तो एरिस्टोटल ने बोला कि अगर हम लोग एक एंड तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये इन्फिनिटी को एक एंड डालने के लिए उसने थियोरी प्रपोज किया, आइडिया ऑफ गॉड एज द अनमूव्ड मूवर। एरिस्टोटल प्रपोज द थियोरी ऑफ गॉड एज एन अनमूव्ड मूवर, यानी कि गॉड एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ मूव करते हैं लेकिन खुद मूव नहीं होते। ओके, तब वो एंड हुआ ना, एक ऑब्जेक्ट अगर खुद मूव नहीं हुआ और उसके आगे वाले का हर चीज़ मूव कर सकते हैं, तो हर चीज़ मूव होते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये हम लोग चेक करें तो हम लोग का गॉड क्या हुआ, वो एंड पॉइंट हुआ। ओके, तो गॉड इज़ द अनमूव्ड मूवर, यानी कि गॉड खुद मूव नहीं होते हैं लेकिन सब चीज़ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर इज़ नॉट इवन एन इयोटा ऑफ मैटर इन गॉड, यानी कि ज़रा सा भी मैटर यानी कि कोई भी सब्सटेंस नहीं है गॉड के अंदर, इसलिए गॉड को मूव करना नहीं पड़ते हैं। ही इज़ इन अ प्योर फॉर्म एंड देयर इज़ नो डोमिनेंट पोटेंशियलिटीज़ इन हिम, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव पोटेंशियलिटी, यानी कि एक पोटेंशियल एक इंसान में ज़्यादा है दूसरे पोटेंशियल से, यानी कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है पेशेंस से। एक इंसान से अच्छे से बात करने का ये नहीं है, मेरे को गुस्सा होते जा रहा, तो मेरा गुस्सा मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, और जो पेशेंस है यानी कि अच्छी तरीके से बात करने वो मेरा रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। लेकिन गॉड में ऐसे कुछ ज़्यादा या फिर कम नहीं है, गॉड में हर चीज़ इक्वली प्रेजेंट है। ओके, ऑल हिज पावर्स एग्जिस्ट इन एक्चुअलिटी, यानी कि जो गॉड का जो पावर्स है वो रियल एक्चुअलिटी यानी कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। सो ही डजेंट नीड टू मेक एनी मूवमेंट और परफॉर्म एनी एक्शन। जब हर चीज़ इक्वली प्रेजेंट है तो मैं मूव भी नहीं करना है, कुछ एक्शन भी परफॉर्म नहीं करना है। ही हिमसेल्फ इज़ नॉन मूविंग, यानी कि गॉड खुद को मूव नहीं होते हैं, गॉड एक ही जगह में है। दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, बट बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ गॉड द वर्ल्ड क्रिएटेड फ्रॉम मेटीरियल सब्सटेंस एंड फॉर्म गेट्स अट्रैक्टेड एंड इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स हिम। तो जो भी ये खुद ही मूव नहीं होते हैं ना, इसीलिए हर चीज़ गॉड के पास आते हैं। गॉड एक ही जगह में, इसीलिए हर चीज़ गॉड के पास आते हैं, लेकिन गॉड खुद मूव नहीं होते हैं। अगर गॉड मूव होता तो गॉड हर ऑब्जेक्ट्स के पास पहुंच सके उसे चेंज कर सकता था, लेकिन गॉड खुद मूव नहीं होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को गॉड के पास आना रहता है। जैसे कि कॉलेज में हम लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं आते हैं। ओके, वैसे तो मटीरियल इन दिस वे गॉड बिकम्स द मूवर, यानी कि ऐसे गॉड मूव होते हैं, गॉड खुद मूव नहीं होते हैं, लेकिन सब ऑब्जेक्ट्स उसके गॉड के पास आते हैं मेरे को मूव करो बोल के, तभी गॉड उसको मूव करते, इसीलिए गॉड मूवर है। यानी कि मूवर वो होते हैं जो मूव करते हैं कोई चीज़ को, इवन इफ ही हिमसेल्फ इज अनमूव। हाउएवर एरिस्टोटल, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। लाइक गॉड द वर्ल्ड एग्जिस्ट इटर्नली बट इट गेट्स इट्स मोशन फ्रॉम गॉड। एरिस्टोटल ये नहीं बोल रहे कि जो वर्ल्ड है वो गॉड ने क्रिएट किया है। एरिस्टोटल सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड में जो चीज़ें मूव होते हैं यानी कि जो मोशन होते हैं वो गॉड करते हैं। यानी कि प्लैनेट अर्थ सन के अराउंड मूव करते हैं वो गॉड करते हैं, लेकिन अर्थ गॉड ने नहीं बनाया है, या फिर जो प्लैनेट्स है गॉड क्रिएटर नहीं है, गॉड सिर्फ हर चीज़ मूव करते हैं। ओके, तो ये हुआ अपना बेस्ट इन नोशन ऑफ कॉज।